आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी देर के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस वैश्विक जो महामारी में सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरा विश्व से प्रभावित था और जिस बीमारी का जो प्रबंधन राजस्थान सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में किया वो सराहनीय था। उसकी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना की, पक्ष विपक्ष सब लोगों ने उसकी सराहना की। बेहतर प्रबंधन था, ना सिर्फ बीमारी के इलाज का, दवाइयों का, मशीनों का, जो कुछ भी उपलब्ध कराना था उसमें सरकार भी धन्यवाद की पात्र है, विपक्ष भी धन्यवाद का पात्र है और राजस्थान की जनता भी, सबने सहयोग किया और सबके सहयोग से ही राजस्थान इसका सफलता से मुकाबला कर पाया। इसी तरह महोदय, जो प्रवासी राजस्थानी थे, उनके चाहे आने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, सरकार ने माकूल व्यवस्था करी। विपक्ष ने और पक्ष ने बिना राजनीतिक भेदभाव में इसमें सहयोग किया और राजस्थान की जनता ने खुले दिल से इसमें सहयोग किया और सबके सहयोग से ही हमने इसका अच्छी तरह से मुकाबला कर पाए। प्रदेश में किस तरह की जो और प्रदेशों में देखने को मिली, ऐसे सीन राजस्थान में देखने को नहीं मिले। महोदय, मैं सरकार का और इसके अलावा इसका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सालों बाद ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। काफ़ी ऐसे हमारे गांव थे, काफ़ी हमारे से क्षेत्र से थे जो पंचायतों के अभाव में उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था। अब मैं आशा करता हूं कि जो वंचित ग्राम पंचायतें थी, पंचायत समितियां जो नई बनाई गई हैं, उनके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण विकास हो पाएगा, विकास का पूरा लाभ उनको मिल पाएगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि राजस्थान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पे आधारित है, निर्भर है। राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं, जैसे कि 5 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि को कुर्की मुक्त करने के संबंध में कानून पारित किया है। इससे किसानों का काफ़ी लाभ होगा। किसानों के एवं आमजन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जो बिजली का सिंचाई की जो बिजली दिन में दी जाती थी, रात में दी जाती थी, उससे निजात दिलाने के लिए 2023 तक सरकार ने वादा किया है कि सिंचाई की बिजली दिन में मिलेगी, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ ही सर, पहले बहुत सारे क्षेत्र थे जिसमें ट्यूबवेल खोदने के लिए लोगों को एनओसी प्राप्त करनी होती थी, एनओसी में देर होती थी, तरह तरह की शिकायत होती थी। सरकार ने उसकी जो आवश्यकता है उसके प्रावधान को समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं इससे हमारी जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, एक चीज़ जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर करनी चाहिए, आज के सुबह के अखबार में ही था कि पेट्रोल का भाव जयपुर में 94 रुपये प्रति लीटर हो गया। मैं केंद्र और राज्य सरकार या दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आग्रह करना चाहूँगा दोनों सरकारों से कि कम से कम इससे आम आदमी प्रभावित होता है। पेट्रोल, डीजल, हर किसी के पास मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, वाहन है, जो कुछ भी है, इससे प्रभावित होता है। तो राज्य सरकार ने जैसे 2 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी कम की है, केंद्र सरकार को भी कुछ करना चाहिए व्यापक स्तर पे, ताकि इसका लाभ आम आदमी को पड़े। ये वाकई में एक चिंता का विषय है। सर, अभी पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। हर पार्टी किसानों की बात करती है, अपने आप को किसानों का हितैषी बताती है और किसानों की जो स्थिति है सबको पता है। आजकल तो टीवी पे तो खबर पूरी नहीं आती, पर सोशल मीडिया के मार्फत पता लगता है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ विराज रहे हैं। सर, आपने भी अनेक आंदोलन किए हैं, आप भी अनेक बार जेल में गए हैं, पर क्या कोई ऐसी जेल में रहे आप जिसमें बिजली नहीं था, पानी नहीं था? आपके ज़माने में उस टाइम में हो सकता है इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, पर आपको भी जो मूलभूत सुविधाएँ थी वो जेल के अंदर भी उपलब्ध थी। आज हमारे किसान वहाँ पड़े हुए हैं, उनकी बिजली काट दी, उनका पानी काट दिया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और कांटे काट दिए, वहाँ कटीले उनकी 4 दीवारी कर दी। ये अवमाननीय व्यवहार है। इसकी पार्टी का राजनीति से संबंध नहीं है। प्रदर्शन करना, विरोध करना प्रजातंत्र का एक अहम हिस्सा है और इस आदमी को शांतिपूर्ण तरीके से करने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे देश की और हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। सर, तिरंगे का अपमान का उपनेता प्रतिपक्ष आए हैं सर, इनको बड़ी चिंता है हमारे देश के और हमारे तिरंगे की शान का। जिसने तिरंगे का अपमान किया 26 जनवरी को,
वो कौन व्यक्ति है शायद नेता उपनेता प्रतिपक्ष को पता नहीं है, पर पूरे हिंदुस्तान को पता है किनका मित्र था, किनके साथ फोटो खिंचवाता था, किनके साथ प्रचार प्रसार करता था, किस साजिश के तहत वो गया। और आप कहते हो कि किसानों ने किया। किसान तो बैठे हुए हैं, 200 से ज़्यादा आदमी मर चुके हैं सर। कोई तो जाता वहाँ से। वो दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुए हैं सर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं फ़ोन करने को तैयार हूँ, एक फ़ोन में मुझे बुला लें। अरे आप चले जाइए भाई, इनके वोट से आप जीते हैं, वो आपके कारण नहीं, आप उनके कारण हो। इसलिए थोड़ा मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार उनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति दिखाएगी और जो भी उचित उसका निराकरण है, समाधान है, वो करेगी। एक सर बड़ी बात चली है माफियाओं की, तरह तरह के माफिया उपनेता प्रतिपक्ष ने गिनाए। बजरी माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, ब्याज माफिया। अब राजेंद्र जी को जितना उपनेता प्रतिपक्ष को जितना ज्ञान है, तो मैं तो पहली बार सदन में आया हूँ, अनुभवी आदमी है, ये माफिया को भी, और जिस तरह से इन्होंने बनाया अवैध शराब का काम कैसे होता है, कैसे क्या मिलाई जाती है, कैसे बनती है, कहाँ से आती है, सादुलपुर से आती है, चूरू होते हुए आगे जाती है, और कैसे ये गैंग वॉर होते हैं, माफिया वॉर होते हैं। सर मैं मानता हूँ ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कोई राज रहो, किसी पार्टी का रहो, इन माफियाओं से हमारे प्रदेश को मुक्ति मिलनी चाहिए। चाहे दारा सिंह हत्याकांड हुआ हो, चाहे आनंदपाल हत्याकांड हुआ हो, ये प्रदेश और ये सदन को बताना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने इनको पनपाया, कौन लोग थे जो इनसे इनके क्रियाकलापों से लाभान्वित हुए। इनके टेलीफोन जब्त किए, उनके टेलीफोनों से पता लगाओ किस किस के संपर्क में थे। कोई इतना बड़ा माफिया एक दिन में नहीं पनपता। और माननीय सतीश जी पूनिया का गृह जिला है, इनकी गृह क्या, इनकी जन्म कुछ दिन पहले बता रहे थे कि सादुलपुर मेरा मातृभूमि है, कर्मभूमि नहीं है। सर वो तो एक पर्याय वो इसका बन गया है। कोई अपराध हो, अपराध का गढ़ क्यों बन गया इतना एक अच्छी जगह, जो चीज़ हो वहाँ, चाहे न्यांगली कांड हो, चाहे ये कांड हो, चाहे वो कांड हो, वो सादुलपुर से क्यों शुरू होता है। हरियाणा के तो बहुत जिलों के बॉर्डर हैं, वो चीज़ वहाँ से ही क्यों शुरू होती है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। सर शिक्षा माफिया का मैं बताना चाहूँगा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गाँव है दूनी, बड़ा गाँव है सर, तहसील हेडक्वार्टर है। 98 तक कटारिया साहब वहाँ जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें साइंस विषय था सर। मैंने पहली बार सुना है सर, प्राइवेट स्कूलों के प्रभाव में आके, उनके असर में आके सरकार ने उस स्कूल से साइंस हटा दी, हायर सेकेंडरी स्कूल से, गर्ल्स स्कूल से, ताकि वहाँ की बच्चियाँ प्राइवेट स्कूलों में जाएँ। सर लोग तो साइंस खुलवाते हैं, ये मैंने पहली बार उल्टा देखा है। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा ऐसा अन्याय नहीं करें। जो भी हमारी बच्चों की वो है जो सब्जेक्ट था जिनकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी गाँवों की जो बड़ी लड़कियाँ होती हैं ना सर, उनके घर वाले दूर नहीं भेजते, कोई आवागमन के साधन नहीं है, फिर बहुत सारी बच्चों को पढ़ाई छोड़ देने पड़ती है। तो मैं तो आग्रह करता हूँ कि जो भी हमारी बच्चों बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें सब विषय जो बच्चियाँ चाहें उनको होना चाहिए। अन्यथा प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल महंगी भी होती है, आम आदमी जा नहीं सकता, और इसमें अहित होता है जनता का। सर मेरी जो निर्वाचन क्षेत्र है देवली, उसमें आमली ग्राम पंचायत से लेके जो सवाई माधोपुर के लगी हुई है, हिसामपुर है जो केकड़ी के लगी हुई है अजमेर में, 200 किलोमीटर की दूरी है सर। एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है, एक भी, 200 किलोमीटर के दायरे में, और वहाँ 8 प्राइवेट कॉलेज हैं। लोगों को मजबूरी में, खासतौर से गर्ल्स कॉलेज को, बच्चियों को वहाँ प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि शिक्षा माफिया से जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल्स खोली जाएं। सर एक बड़ा विषय है जिसका मेरी खुद की समझ में नहीं आया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, कहीं बाहर से नहीं आया, और जहाँ तक मुझे याद है मेरे माँ बाप भी राजस्थान में पैदा हुए थे, हम कहीं बाहर से नहीं आए। सर राजस्थानी भाषा क्या है? हर आदमी कहता है हमारे मान का, शान का, आन का प्रतीक है। सर मुझे बताएं राजस्थानी भाषा है क्या? जो गंगानगर में बोलता है वो राजस्थानी है, या बांसवाड़ा में बोलता है वो राजस्थानी है? जो जैसलमेर में बोलता है वो राजस्थानी है, या धौलपुर में बोलता है वो? आप भाषा को मान्यता देना चाहते, हमको बता देते हैं भाषा है कौन सी। ये बोलियां हैं, भाषा वो होती है जिसकी लिपि होती है। क्या इसकी लिपि क्या है हमारी? आप हमारे ऊपर थोपिए मत सर, क्योंकि आप जैसे जानते हैं पहले ही इस प्रदेश में भरतपुर में पूर्व स्पीकर हमारे गिरिराज तिवारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, ब्रज भाषा प्रदेश कमेटी। वो कहते हैं उसको लागू करो, हमको मुक्त इससे कुछ नहीं चाहिए सर। कोई सी भी भाषा बोलो, हम तो चाहते हैं
हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे महंगाई से मुक्ति मिले, अत्याचार से मुक्ति मिले। ये राजस्थानी भाषा से क्या मिलेगा किसी को? किसको क्या मिलेगा? कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? कितने प्यासों को पानी मिलेगा? कितने भूखों को रोटी मिलेगी? तो मेरी सरकार से ये आग्रह है सर, इसको भाषाओं को, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं इस प्रदेश में, इस देश में आपको जाति पे बांटे, आपको धर्म पे बांटे, आपको क्षेत्र पे बांटे, अब भाषा पे बांटेंगे। ये लोग आपको लड़ा भिड़ा के प्रदेश में अपनी जो शांति व्यवस्था बनी हुई है इस पर लड़ाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस राजस्थानी भाषा का यहाँ ही ख़त्म किया जाए। जो भाषा चल रही है हमारा ठीक है, कोई काम नहीं अटक रहा। हमें तो इस महंगाई से मुक्ति दे दो, बेरोजगारी से मुक्ति दिला दो, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो, अत्याचार से मुक्ति दिला दो, हमारा काम चल जाएगा सर। हमें राजस्थानी भाषा के यहाँ तक हाथ जोड़े, और अगर पास किया मैं विरोध करता हूँ उसका सर। मैं अकेला रह जाऊँ, मैं विरोध करूँगा इसका, ये हमारी मांगनी है सर। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने राज्य सरकार की जो अभिभाषण गवर्नर साहब ने जो पढ़ा उसमें उपलब्धियां बताई, और मैं आशा करता हूं कि इसी रूप में हमारी प्रगति होती रहे। अंत में सर एक जो सुझाव मुझे आदरणीय कटारिया साहब का, राजेंद्र सिंह जी का और बाकी लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा, उससे मैं भी सहमत हूं कि जो अधिकारी दागी हैं, राजेंद्र जी ने कुछ सर्कुलर्स का हवाला दिया कि इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल सकती, उस पर सरकार विचार करे। जो फील्ड पोस्टिंग लायक नहीं है उसको नहीं लगाया जाए, और जिनको लगा दिए उनको अविलंब हटाया जाए। सर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। श्री छगन सिंह राजपुरोहित।